मैं अब जो कवर करवा रहा हूं आपको, उस टॉपिक का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। ये हमेशा से मेरी तहे दिल से इच्छा थी कि ये सिलेबस में जोड़ा जाना चाहिए। तो ये जो दशक है, ये दशक भारत के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का दशक है, क्योंकि जितनी चीजें आ रही है वो बहुत तेजी से उभर रही है। मार्केट भारत का बढ़ रहा है, उसी ऑब्जेक्टिव के साथ ये लाया गया। तो मुझे बहुत पसंद था कि ये लाया गया, लेकिन जब पढ़ते समय हम इसको अप्लाई फॉर्मेट देखें, अप्लाई के फॉर्मेट में देखें, तो खासकर भारत में छोटे शहरों में आजकल शार्क टैंक जब से आया, तब से स्टार्टअप को एक अलग बूम मिला है। नहीं, पिछले 2 साल में आपने भी नाम सुना होगा शार्क टैंक का, है ना, कि जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरशिप करते थे, पहले सब चाहते थे कि गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करने जाओ। अब वो सोचते कि नहीं यार, हम अपनी दुकान को ही बड़ा बना, हम कुछ नया काम कर लें, है ना, हम खेत में काम करें तो उसको ही थोड़ा बेहतर कर लें। तो वो जो काम है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसका यहाँ पे एक पूरा पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी पूरी यूनिट डाली गई। टोटल 5 यूनिट है। इस किताब को जनरली सब्जेक्ट का नाम एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से दिया जा रहा है। ये सब्जेक्ट जो है उसको एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से दिया जा रहा है, लेकिन ये एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। इसमें 5 चीजें सम्मिलित हैं। क्या क्या इसमें सम्मिलित है? पहली चीज है एंटरप्रेन्योरशिप। पहली चीज इसमें एंटरप्रेन्योरशिप है। दूसरी चीज है इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी चीज है ना। तीसरी चीज है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, है ना। तीसरी है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। और चौथी चीज, उन्होंने पीएससी में तैयारी करने वालों का भी बहुत अच्छे से, जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो बातें वैसे ही नहीं बोली, इन सभी बातों को यहाँ पे उन्होंने डाला भी है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सक्सेस और फेलियर, जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो एक प्रकार से सिलेबस ही है। इन सब चीजों को ही सिलेबस में उन्होंने डाला है कि सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है, सक्सेस से क्या सीखे, फेलियर से क्या सीखे। तो ये 5 यूनिट है, ये 5 अलग अलग यूनिट है। सबका अपना अपना एक क्या है, नेचर है ना। सबका अपना अपना क्या है, एक नेचर है ना। तो ये 5 यूनिट है, होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और छठी यूनिट है यहाँ पे क्या है, केस स्टडी। वो सॉरी, 5 यूनिट क्या है, केस स्टडी। तो 5 यूनिट है। इन्हीं 5 यूनिट के आधार पर यहाँ पे क्या आएगी, केस स्टडी आएगी। इन्हीं 5 यूनिट के आधार पर आपकी क्या आएगी, केस स्टडी आएगी। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पहला यूनिट और चौथी यूनिट करवाऊंगा, फिर धीरेन्द्र सर आएंगे, बाकी वो करवाएंगे। क्योंकि इसमें क्या किया, पहला यूनिट का जो था वो पूरा मैंने लिया है, ये वाली यूनिट जो है धीरेन्द्र से। पहली यूनिट इसमें उद्यमिता की अवधारणा और महत्व। बहुत सिंपल है ना। पढ़ने के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से आप एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, उसके बाद इसको आपको पढ़ने की जरूरत है। बहुत सिंपल है, मतलब जितनी सिलेबस में जो सब कुछ दिया है, उन सभी में से सबसे पोर्शन, सबसे सिंपल सिलेबस। कोई याद नहीं करना, कुछ नहीं करना, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना और आपको सीधे सीधे चीजें आ जाएंगी। एक बार तो पढ़ना पड़ेगा, एक बार तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल चीजें हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात की बात, क्योंकि जिन लोगों ने ये किताब हमारी बहुत पहले आई थी, जिन लोगों ने पढ़ा वो सब बोल रहे हैं कि सर एक बार हमने पढ़ा और हमें सारी चीजें क्या हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो अब इसमें अपन देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो पहला टॉपिक अगर अपन देख लेंगे, तो पहला टॉपिक इसमें आता है उद्यमिता की अवधारणा और महत्व। तो उद्यमिता की अवधारणा और महत्व तो लिख दिया है। उद्यमिता की अवधारणा और उद्यमिता के महत्व में आपको 3 शब्दों को समझना पड़ेगा। 3 शब्दों को समझना पड़ेगा कि ये होते क्या। पहला एंटरप्रेन्योर, पहला एंटरप्रेन्योर अर्थात वो व्यक्ति जो किसी उद्यम की स्थापना करता है। वो व्यक्ति जो किसी उद्यम की स्थापना करता है उसको उद्यमिता, अर्थात उसके द्वारा की जाने वाली क्रिया, उसके द्वारा की जाने वाली क्रिया। जैसे उद्यमी, जैसे मैं एक उद्यमी हूं, मेरे द्वारा कोचिंग को चलाया जा रहा, तो वो क्या है, उद्यमिता है। और मेरे द्वारा कोचिंग को जो है, वो कोचिंग क्या अपने आप में क्या है, एक उद्यम है। तो ये 3 चीजें यहाँ पे सम्मिलित हुई, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और उद्यमिता। आपको पहले ये तीनों की प्रति समझ बनाना कि उद्यमी क्या होता है, उद्यमिता क्या होता है और उद्यम क्या है। मतलब व्यक्ति क्या है, प्रक्रिया क्या है, और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो फाइनल प्रोडक्ट क्या है। तो वो तीनों को क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, और एक उद्यमी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उद्यमशीलता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और उद्यम को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ये तीनों फैक्टर आपको यहाँ पे देखना है। तो हमने क्या देखा, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज के इन तीनों फैक्टर को आपको यहाँ पे देखना होगा। इन तीनों फैक्टर को आपको देखना, फिर इनके गुण या विशेषता कि भाई एक उद्यमी के गुण क्या है, उद्यमशीलता के गुण क्या है, और आपके उद्यम के क्या गुण हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इनके क्या कारक होते हैं, उद्यमी के कौन कौन से कारक होते हैं, उद्यमशीलता के कौन से कारक होते हैं, उद्यम के कौन से कारक होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इनके कॉन्सेप्ट क्या है ना, इनके कॉन्सेप्ट क्या है। इसके बाद अगर हम देखें
तो एक उद्यमी की भारत में क्या महत्व है? आर्थिक महत्व क्या है? वही समाज में उद्यमी होता है तो उससे समाज में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अर्थव्यवस्था में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, स्थानीय स्तर पर उद्यमी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ना? आपके गांव में एक बिजनेसमैन बढ़ रहा है तो उससे गांव पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका राष्ट्रीय स्तर पर क्या महत्व पड़ता है। तो उद्यम का आर्थिक महत्व क्या है, उद्यमी का सामाजिक महत्व, राजनीतिक महत्व, राष्ट्रीय महत्व, अंतर्राष्ट्रीय महत्व, ये उसके बाद इंटरप्रेन्योरशिप का क्या महत्व है और इंटरप्राइज का क्या महत्व है, ये तीनों बिंदुओं को एक साथ लेके आपको समझना होगा। पहली बात तो तीनों प्रोसेस एक दूसरे से जुड़ी है लेकिन उनमें अंतर है। पहला व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है जिसको अपन बोलते हैं उद्यमिता, और तीसरा उस प्रक्रिया का रिजल्ट है, वो क्या है, एक उद्यम है। तो तीनों को आपको इन बिंदुओं पर समझना है ना, तीनों को इन बिंदुओं पर समझना। क्वेश्चन सिंपल है, उद्यमिता क्या है, उद्यमिता की दो विशेषताएं लिखिए। नीचे उद्यमिता से क्या समझते हैं, संयुक्त उद्यमिता से क्या समझते हैं, उद्यमिता को परिभाषित कीजिए। एक शब्द दे दिया कि उद्यमिता समन्वय का दूसरा नाम है, कैसे, तो वो अपन ने बता दिया। जोखिम रहित उद्यमिता क्या होती है ना, उद्यमिता के बारे में बताइए, अवयवों के बारे में, उद्यमिता के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। क्या पढ़ना है, तो देखो ये जो टॉपिक है आप सबने पढ़ा होगा फाउंडेशन सब्जेक्ट के ऊपर, सेकेंड ईयर में होता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होता है, वही है यहाँ पे सिलेबस में, है ना, वही यहाँ पे क्या है, वही सिलेबस में। लेकिन जब आपने पढ़ा होगा तो उतने डिटेल से नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी जो अपन पढ़ते हैं वो सब तो कॉलेज में होते ही है। तो इसके लिए आपको वो कॉलेज वाली वो करना, 100 से सबसे अच्छा जो ओपन यूनिवर्सिटी होते हैं, जैसे इग्नू के नोट्स बहुत अच्छे हैं, और दूसरा कौन सा, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, हमने पूरी जो किताब है वो इन दोनों को क्लब करके बनाई है। सारा कंटेंट आपको इसमें मिल जाएगा एक जगह, लेकिन मैंने भी कहां से बनाई, तो पूरा उत्तराखंड यूनिवर्सिटी को पढ़ा, उसके सारा लिटरेचर को पढ़ा, इग्नू को पढ़ा, और उसके बाद ये पूरा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल गया। तो एक तो ये आपका यहाँ पे मिलता है, जो हमारी किताब है उसका यूज कर सकते हो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और यूज करना तो आप उत्तराखंड ओपन बोर्ड में जाना, उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी ओपन यूनिवर्सिटी है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी जैसे हमारी भोज है, उसके वेबसाइट पे ये पूरा मिल जाता है, इग्नू पे पूरा कंटेंट मिल जाएगा बीओ और एमए, तो वहां से आप ले लें। लेकिन इसको लिखने में क्वालिटी कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट अलग है, तो लिखने में क्वालिटी बढ़ाएंगे जो मैंने बोले पहले एग्जाम्पल देते हुए। हम जहां पे भी कोई बात बोल रहे हो, तो उद्यमिता की बात बोली तो आप रतन टाटा को कोट करो वहां पे, है ना, आप जो अलग अलग कंपनियों को देख रहे हैं उनको कोट करो, रिलायंस को आप कोट करो, और उसके बाद अलग अलग थिंकर को जब आप इसमें पढ़ेंगे तो अलग अलग थिंकर के वक्तव्य आपको मिलेंगे, अलग अलग थिंकर के वक्तव्यों को आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो एक तो ये उद्यमिता का, दूसरा उद्यमशीलता के लक्षण। अब जो उद्यमशीलता का गुण है, उस उद्यमशीलता के लक्षण क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, उसकी विशेषताएं क्या, उसके नवाचार को क्या महत्व है। तो पहले बात करते हैं सिद्धांत। तो उद्यमशीलता के कई सारे सिद्धांत है कि भाई आप उद्यमशीलता बन तो गए, उसके पीछे आपके पास मनोवैज्ञानिक बिल है या नहीं है, तो उसके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कि आप अगर साइकोलॉजिस्ट के लेवल पे आप तैयार हो या नहीं, तो साइकोलॉजिकल, आर्थिक की आपके पास एक आर्थिक आधार है या नहीं, अवसर कि आप उद्यम करना तो चाहते हो लेकिन मार्केट वैसे है ही नहीं, तो वो आपका अपॉर्चुनिटी बेस्ड थ्योरी, या फिर अगर हम देखें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसके सिद्धांतों में अलग अलग प्रकार के सिद्धांत आते हैं। जब इनको पढ़ोगे तो उद्यमिता के सिद्धांत में आपको जो होगा वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आएगा, आर्थिक सिद्धांत आएगा, अवसर आधारित सिद्धांत आएगा, और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का सिद्धांत आएगा। इन सिद्धांतों को देखना, साथ ही साथ उद्यमशीलता की विशेषता, एक उद्यमशील व्यक्ति है तो उसके अंदर क्या क्या विशेषता होना चाहिए, उद्यमशीलता की क्या विशेषता होनी चाहिए, उसके लक्षण क्या होते हैं उद्यमशीलता के, वो आपको यहाँ पे देखना। और उद्यमशीलता में नवाचार, जब तक आप कोई नया काम नवाचार वहां पे नहीं लाओगे तब तक उद्यमशीलता उतनी बेहतर नहीं हो पाएगी। तो उसमें आप क्या इनोवेशन कर रहे हो, ये चीजें शामिल होती है। तो इस दूसरे पॉइंट के अंदर क्या क्या था, पहला सिद्धांत, सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत, अवसर आधारित सिद्धांत, सामाजिक उद्यमिता का सिद्धांत। विशेषताएं क्या होती है, फीचर, लक्षण और फिर उसका महत्व, ये अपन ने बोले। अब इसके क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, सिंपल, जैसे उद्यमिता का मैकलेन सिद्धांत जब आप पढ़ोगे तो वहां पे एक सिद्धांत आता है मैकलेन सिद्धांत, दिमाग में लिखने को आ गया। उद्यमिता का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिमाग में लिखने को आ गया, या उद्यमिता में नवाचार की भूमिका क्या है ये आपको दिमाग में लिखने को आ गया, क्योंकि इसके कोई पीवाईक्यू तो है नहीं, कोई पीवाईक्यू नहीं है, ये सब क्वेश्चन हमने बनाए हैं तो उनको यहाँ पे वैसे डाल दिया। फिर आपका क्या आया, अवसर आधारित उद्यमिता का सिद्धांत क्या उसको बताइए, वो अपन ने बता दिया। या उद्यमिता के जितने सिद्धांत है उनका क्या बोल दिया
कि आप उनको एवेल्युएट कीजिए, उनका समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये उद्यमिता के सिद्धांत को हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो ये आया। इसमें क्या देना है? हाँ, तो एक तो वही है कि आपको थिंकर की कोट देना, एग्जाम्पल देना। करंट अफेयर्स भी आप ऐड कर सकते हो जहां पे भी आपको लगे। अलग अलग कहानियां उद्यमशीलता पे आजकल बहुत ज्यादा चलती है। जैसे मैंने बोला कि भाई अभी जो जमाना है तो उसमें स्टार्टअप का एक बड़ा वो बूम चल रहा है ना। स्टार्टअप कल्चर का आप अगर अपने आसपास के परिवेश में कंपटीशन से जरा सा भी बाहर निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि देश में इस बार बूम आया हुआ है ना। स्टार्टअप का जो है वो बूम आया नहीं। बड़े स्टार्टअप तो डूब रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे कि बायजूस ने फंड उठाया और डूब गई, उसकी बात हो ही नहीं रही। छोटे छोटे आपके आसपास आप देखोगे तो नई कंपनियां खुल रही है ना। उन नई कंपनियों का टर्नओवर आपको पता चलेगा करोड़ों में है। आप अपने गांव में आसपास के शहरों में देख लेना है ना, बहुत छोटी छोटी तहसील के स्तर पे, तो वो जो है वो स्टार्टअप है ना। अभी हम क्या है कि जो आप सब है उनका सर्कल, मुझे पता है कि अपन सब कंपटीशन में लगे हुए हैं। कंपटीशन भी एक बहुत बड़ा वर्ग परिवर्तन का माध्यम है, लेकिन वहां पे भी आप देखोगे तो छोटी छोटी जगह पे जो व्यक्ति है वो बिजनेस करना चाह रहा है और वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहा है। किसान है, वो किसान के वहां पे भी है ना। पहले किसान जो था वो 1 एकड़ की खेत है, वो अपने खेत में 50,000 रुपए साल भर में कमाता था। आज पता चलेगा वो 10 लाख रुपए कमा रहा है। वो कोई दूसरी नई फसल उगा रहा है ना। वो पहले गेहूं बोता था, अब उसने संतरे बोने चालू कर दिए। भाई वो भी एक उद्यमिता है, वो किसान की उद्यमिता है। क्योंकि उद्यमिता का अल्टीमेट जो सिद्धांत है वो क्या है? प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट होना चाहिए, उसको प्रॉफिट होना चाहिए। और जब उसमें प्रॉफिट होता है तो वो आसपास समाज में जाता ही। एक व्यक्ति, एक किसान 50,000 रुपए कमाता है, पहले वो केवल एक लोगों को या किसी को रोजगार नहीं देता, लेकिन जब वो 10 लाख रुपए कमाएगा तो ऑब्वियस सी बात है 5 लोगों को रोजगार देगा, नौकरी तो देगा ना 5 लोगों को। तो उद्यमिता में सबसे बड़ी चीज ये होती है। और उद्यमिता का सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन ये होता है, सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है कि जब आप उसको कर रहे होते हो तो स्वयं के लिए नहीं करते, दूसरे लोगों को भी वहां से क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो ये जो है वो उद्यमिता। अब उद्यमिता में सृजनशीलता मतलब वहां पे क्रिएटिविटी, आइडिया जनरेशन, अनुवेक्षण और व्यावसायिक योजना, मतलब एक पूरी प्लानिंग बनाई कि भाई एक उद्यमिता होगा तो सृजनशीलता क्या है, सृजनशीलता की विशेषताएं क्या है, सृजनशीलता की प्रक्रिया क्या है, सृजनशीलता के महत्व लाभ क्या है, सृजनशीलता में चुनौतियां क्या है, समाधान क्या है। वैसे ही विचार सृजन में भी यही पूरे पॉइंट आएंगे। विचार सृजन क्या है, विशेषता क्या है, लक्षण क्या है, महत्व क्या है, चुनौतियां क्या है, समाधान क्या है। वैसे ही अनुवेक्षण मॉनिटरिंग वहां पे क्या है, और अनुवेक्षण मॉनिटरिंग क्या है ना। मॉनिटरिंग के लक्षण क्या है, प्रक्रिया क्या है, लाभ क्या है, महत्व क्या है ना। उसके कैरेक्टर क्या है, प्रोसेस क्या है, एडवांटेज क्या है, चैलेंज क्या है, सोल्यूशन क्या है। और उसके बाद बिजनेस प्लानिंग, तो बिजनेस प्लानिंग में भी यही चीजें आपकी यहाँ पे आएंगी है ना। बिजनेस प्लानिंग में भी आपकी यही चीजें यहाँ पे आएंगी। तो ये आपकी जो थी वो उद्यमिता का ही एक हिस्सा है ना, उद्यमिता का एक हिस्सा है। उससे वही सिंपल क्वेश्चन, सृजनशीलता क्या है, विचार सृजन क्या है, सृजनशीलता हम कैसे बढ़ा सकते हैं। एक व्यक्ति है जो उद्यमिता में काम कर रहा है तो हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके विचार कैसे बढ़ा सकते हैं, वो हमारा यहाँ आया। विचार सृजन के लिए कौन कौन सी तकनीक है ना। सृजनशीलता क्यों कैसे बढ़ाया जा सकता है, संगठनात्मक सृजनशीलता क्या है। तो ये आपका ये टॉपिक हुआ है ना। आपको इसमें करंट को ऐड करना बाकी वो है। अब आपका जो है और वो सरकार चाहती है कि महिलाएं उद्यमी बने, विशेष तौर पे जैसे पीएससी में चाह रही है ना कि महिलाएं आगे बढ़े। तो यहाँ पे भी सरकार चाहती है कि महिला उद्यमी, खासकर स्पेसिफिक उनको लेके कौन कौन सी चुनौतियां आती है, महिला उद्यमियों को कौन कौन सी चुनौतियां हैं। और महिला उद्यमी के अलावा सामान्य आप उद्यम शुरू कर रहे हो तो उसको लेके क्या क्या बुनियादी आवश्यकताएं है, लीगल क्या आवश्यकता है, वैधानिक क्या आवश्यकता है। कोई भी वेंचर आप शुरू कर रहे हो तो आपने कोई उद्यम स्थापित किया तो सरकार को कौन कौन से रूल रेगुलेशन, नियम, कायदे, कानून ध्यान रखना, वो सारे आपको यहाँ पे देखना। भाई आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया तो किस स्थान पे शुरू करें, उस स्थान पे व्यवसायिक पर्यावरण क्या है ना। आपने कोई स्टार्टअप शुरू कर दिया किसी ऐसे क्षेत्र में जहां पे उसका रॉ मटेरियल ही नहीं है, वो स्टार्टअप फेल हो जाएगा। तो उसके लिए आपको कैसे स्थान का ध्यान रखना, पर्यावरण का क्या ध्यान रखना, मैनेजमेंट का क्या ध्यान रखना। क्योंकि स्टार्टअप एक बार तो शुरू हो जाता है लेकिन समय के साथ वो डेवलप होता है और उस डेवलप में मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आपने चीजों को मैनेज नहीं कर पाया तो स्टार्टअप फेल होता है। उसके बाद उसमें कौन कौन से अदर इशू है, ये क्या होते हैं स्टार्टअप के संबंधित मुद्दे है ना। ये क्या है आपके स्टार्टअप के संबंधित मुद्दे हैं, इससे संबंधित नियम क्या है, उनसे संबंधित वर्तमान स्थिति क्या है, संभावना क्या है, चुनौतियां क्या। ये आपके जो होते हैं वो क्या रहते हैं, एक स्टार्टअप से जुड़े हुए मुद्दे है ना। एक स्टार्टअप से जुड़े हुए मुद्दे तो दो चीजें कि उसकी लीगल आवश्यकता क्या है, और खासकर महिला जो उद्यमी है तो महिला उद्यमी तो कौन कौन सी समस्याएं आती है ना। क्या हुआ जैसे आप सब है ना, आप सब में से आप बड़ी खुशनसीब है यहाँ पे जो अपने घर वालों से लड़के और यहाँ पे आ गए हैं, या कई बार घर वालों का सपोर्ट है
नहीं तो आपकी जैसी कितनी बच्चियां जो पढ़ना चाहती हैं वो अभी भी अपने घर की चार दीवारों से बाहर नहीं निकल पा रही। ये तो आप सब भी जानते होंगे ना, खासकर जो ग्रामीण परिवेश से अलग अलग है। कितनी आपसे ज्यादा टैलेंटेड बच्चियां होंगी जो अपने घर पे बैठे, क्योंकि उनके घर वालों में जो घर की मान्यताएं हैं कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हो, या मान लो घर में भी आप एक स्पेस में काम नहीं कर सकते हो, है ना, या जो आपका मन का काम है वो आप अपना मन का काम नहीं कर सकते हो। कल एक बच्ची आई है ना कि वो आते से थोड़ा एससी की तैयारी कर रही है, थोड़ा आते से रोने लगी, क्योंकि मेरे पास वो थोड़ा सा पहले आती रही है लगातार, तो मैं जानता हूँ ये क्या है। तो क्या हुआ, पेपर बिगड़ गया? नहीं सर, पेपर नहीं बिगड़ा, ये मुझे करना ही नहीं है। 2 साल से मेरे घर वाले पीछे पड़े, मुझे तो काम करना है एनजीओ में, क्योंकि मैंने एमएसडब्ल्यू किया और मुझे सोशल वर्क करने में मजा आता है। मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि तुम बीएससी करो क्योंकि तुम्हारी दीदी कर रही है। तो ये भी एक चुनौती है कि भाई घर वालों के चक्कर में आप अपना काम नहीं, वो लिटरली बोल रही है मुझे नहीं करना सर, मुझे मजा ही नहीं आता पढ़ने में। नंबर बोले ठीक ठाक है, मतलब 70-72 है, थोड़ा बहुत चलूंगी तो शायद हो जाएगा, लेकिन मुझे करना ही नहीं है। मैंने तो जो फील्ड में काम किया उसमें मुझे आगे बढ़ना, घर वाले बढ़ने नहीं दे रहे। ये लिटरली है, उसके सरकार कुछ है, लेकिन ये होता है। तो आपका बड़े खुशनसीब हो कि आपके घर वाले यहाँ पे मौका दे रहे हैं, है ना। तो वो है कि भाई इसमें क्या क्या महिला जमने को चुनौतियां हैं, वो सिंपल आपको देखना है, उनका समाधान क्या है ना। तो ये आपका वो रहता है कौन कौन से नियम कायदे हैं, जैसे साझेदारी फर्म है, कंपनी बनाना, प्रतियोगिता अधिनियम है, तो उनके क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है, तो वही है क्या पढ़े वो मैंने बता दिया, एग्जाम्पल ऐड करना करंट में। वापस से जो मैंने बताया था मेक इन इंडिया भी हमने इकोनॉमिक में भी देख के आए, तो यहाँ पे भी है, 2 जगह मेक इन इंडिया दिया हुआ है। तो भारत में उद्यमिता को विकास में स्टार्टअप की क्या भूमिका है, स्टार्टअप क्या क्या वो है जो मैं बात कर रहा था, स्टार्टअप कल्चर जो है, वो स्टार्टअप कल्चर क्या है, और मेक इन इंडिया जो स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहा है। तो वो दोनों प्रोग्राम को आपको यहाँ पे देखना है, स्टार्टअप और मेक इन इंडिया, तो यहाँ पे देखना है। और भारत में स्टार्टअप मेक इन इंडिया प्रोग्राम क्या है, स्टार्टअप से क्या क्या लाभ हो रहे हैं, स्टार्टअप के अंदर यूनिकॉर्न शब्द आपने सुना होगा, तो यूनिकॉर्न क्या होता है, डेकोकॉर्न क्या होता है, और भी अलग अलग प्रकार के कॉर्न शब्द चलते हैं, वो क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, फंडिंग क्या होती है ना, वहां पे सीड फंडिंग क्या होती है, ये सारे शब्दों को आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, है ना। इसके लिए सबसे बेहतर सब्जेक्ट पूरा सब्जेक्ट को पढ़ने का शार्क टैंक को देखना, सारी सब्जेक्ट मतलब बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। अच्छा वो है पहला भारत में कोई रियलिटी शो आया जो जेन्युइन तरीके से देखा होगा कुछ लोगों ने, सब सुना या नहीं सुना, शार्क टैंक सुना है ना, उसको देखने आपके आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट वहीं पे क्लियर होंगे। भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले संस्थान, उद्यमिता तो जो जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में है ना, तो उद्यमिता को कौन कौन से संस्थान बढ़ाते हैं वो करना है। अच्छा इसमें केवल ये काम आपको यही नहीं करना है, ये फील्ड में जाने के बाद आपको काम करना है। एक पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री, आप में से कई सारे लोग उसमें सेलेक्ट होंगे। एक पोस्ट एमबीपीएससी टोटल पोस्ट निकाल दिए, डिप्टी कलेक्टर डीएसपी है, उसके बाद भी बहुत सारी पोस्ट होती है। ये सारे सब्जेक्ट उसीलिए पढ़ाए जाते हैं, जैसे शिक्षा इसलिए पढ़ा है कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन बनो तो आपको पता हो। तो एक पोस्ट होती है असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री का ये काम ही होता है कि वो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। ये जो काम है, तो ये जो सारे संस्थाएं हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री जो होगा वो इस संस्था में जाके असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में आप काम करोगे, मतलब आपकी पोस्टिंग ही इन संस्थाओं में होगी। तो आपको इन फ्यूचर में काम भी करना है, क्योंकि अभी भी कुछ सेलेक्ट हुए, जैसे हमारे यहाँ से ये बच्ची है दीपशिका, वो इसी में सेलेक्ट हुई है, राशन में पोस्टेड है, तो उसका काम ही है, उसका काम ही क्या है कि स्टार्टअप को बढ़ावा देना है जिले में, है ना। तो ये आपको उद्यमिता संस्था में क्या क्या पढ़ना, जो भी संस्था है वो कब स्थापित हुई, क्या उद्देश्य और क्या कार्य है ना। जो भी संस्था, बहुत सारी संस्था उसमें 20-25 संस्था जो उद्यमिता को अलग अलग सेक्टर में भारत में बढ़ावा देती है, उनके बारे में अपन को यहाँ पे देखना होगा। अब इसके बाद अगर अपन देखें तो उद्यमिता के बाद ये होगा, है ना, ये उद्यमिता वाला ये यूनिट आपकी कंप्लीट हुई। इसका एक केस स्टडी क्या आती है, जो मैं बोल रहा हूँ केस स्टडी आपको अलग नहीं करना, केस स्टडी आपको अलग से नहीं करना, जो पढ़ेंगे उसी के साथ आप केस स्टडी बनाओ। मैंने एक केस स्टडी बनाई, अपने दिमाग से कुछ बना दी, उस दिन कुछ चला होगा तो बनाइए आप, मतलब वो आप ही के बीच में से बनाई, बस बदल दिया। ये आप एक कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है, एक युवा विद्यार्थी जो 3 साल से आपके कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज के अंतिम वर्ष में आपके सक्षम पास आता है, सुझाव मांगता है
उस व्यक्ति में समन्वय न परिवर्तन का झुकाव है। कॉलेज के दौरान कई सारे ऐसे काम किए हैं जिसमें आपको स्पष्ट समझ आता है कि ये उद्यमी बनने की योग्यता है, लेकिन उसके घर वाले क्या बोल रहे हैं कि शासकीय सेवा पीएससी की तैयारी करो। तो अब यहाँ पे केस स्टडी क्या दे दी, ये एक उद्यमी में कौन कौन से गुण होना चाहिए जो आप पहले पढ़ोगे, और जो एक विद्यार्थी के रूप में उस विद्यार्थी को आप क्या सुझाव दोगे और उसके परिवारजनों को क्या सुझाव दोगे। ये केस स्टडी वहां पे, ये केस स्टडी का कंटेंट कहाँ से आएगा, कौन कौन से गुण होना चाहिए। जब हम ऊपर पढ़ेंगे तो गुण पढ़ेंगे वहां से, और जो पढ़ा है उसके आधार पर आप क्या दोगे, अपने सुझाव दोगे। जो पढ़ा है उसके आधार पर आप अपने सुझाव दोगे। तो ये केस स्टडी इसके लिए कोई अलग आपको नहीं करना। ये आपकी पहली यूनिट। दूसरी और तीसरी यूनिट आपको धीरेन्द्र सर भी लेंगे, मैं चौथी यूनिट ले रहा हूँ। चौथी यूनिट जो है वो समग्र व्यक्तित्व विकास है। वो चाहते हैं सिलेबस बनाते समय, इस सिलेबस में उन्होंने खासकर ये बात चाही कि आपका व्यक्तित्व जो हो वो होलिस्टिक व्यक्तित्व हो। तो उन्होंने क्या बोला, होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट और नेशनल डेवलपमेंट। फिर व्यक्तित्व के विभिन्न घटक, सफलता असफलता, और फिर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, और फिर कुछ बिंदु। तो अपन एक बार देखते हैं। तो एक पॉइंट दिया समग्र व्यक्तित्व। पहला पॉइंट क्या, समग्र व्यक्तित्व और राष्ट्रीय विकास और व्यक्तित्व विकास के विभिन्न घटक, ये एक जैसे। तो इसमें इनका अर्थ है कि समग्र व्यक्तित्व से तात्पर्य क्या है ना, समग्र व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है, समग्र व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं, किस व्यक्ति को समग्र व्यक्तित्व बोलेंगे, उसकी फीचर क्या है, उसके घटक क्या क्या होते हैं, उससे संबंधित विभिन्न अवधारणाएं क्या है, और समग्र व्यक्तित्व से संबंधित विभिन्न सुझाव क्या है। ये पहला बिंदु यहाँ पे दिया है ना। ये क्या दिया, इन बिंदुओं के आधार पे आपको समग्र व्यक्तित्व वाले टॉपिक को कवर करना है। कुछ उसमें टेक्निकल है, एक व्यक्तित्व विकास के संबंधित विभिन्न सिद्धांत आते हैं जो आप एक बार पढ़ोगे तो लगभग क्लियर होंगे कि समग्र व्यक्तित्व से संबंधित विभिन्न सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो एक तो आपका ये हिस्सा है ना, एक आपका ये हिस्सा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो समग्र व्यक्तित्व के बाद है ना, समग्र व्यक्तित्व के बाद एक ये है। दूसरा इसके अंदर जो टॉपिक है वो है कि जो लगातार व्यक्तियों को सफलता और असफलता मिल रही है, उसको लेके इन्होंने दो टॉपिक दिया है कि भाई सफलता क्या है और असफलता क्या है, और सफलता और असफलता में व्यक्ति को कैसे मैनेज करना चाहिए। ये पीएससी चाहता था, तो उसी के आधार पर उन्होंने शब्द जो लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, अच्छा सफलता असफलता, कुछ मैंने उसको सिंपल कर दिया, उसमें कुछ पीछे शब्द लिखे थे। मेरे हिसाब से सफलता क्या होती है, कौन कौन से कारक है जो सफलता में मदद करते हैं, जो अपन बात कर रहे हैं वही है ना। भाई मेहनत करो, अपने आप सफलता मिलेगी। उसका सफलता का क्या महत्व है, असफलता का क्या महत्व है, क्योंकि असफलता एक्चुअल में कभी होती नहीं है। असफलता वो सफलता के लिए एक स्टेज का काम करती है। आप जो भी करते हो है ना, आपने एक थ्योरी सुनी होगी कनेक्टिंग द डॉट्स, किसने दी है ये है? ये स्टीव जॉब्स की थ्योरी है ना, कनेक्टिंग द डॉट्स। आप जाके इसको देखना। कनेक्टिंग द डॉट्स का मतलब है कि आप एक समय के बाद अपने जीवन को पीछे मुड़ के देखते हो, तो जो जो घटनाएं घटित हो रही थी, सभी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ते हुए आपके व्यक्तित्व का निर्माण कर रही थी। इसको जाके पढ़ना, बहुत शानदार थ्योरी है, आपके जीवन के बहुत सारे विचारों को खोलने का काम करेगी। ये शायद स्टीव जॉब्स की थ्योरी है कि कैसे उनके जीवन एक दूसरे घटनाओं से वो जुड़ा हुआ था। तो उसको देखना, तो वो जो सफलता और असफलता है उससे हम क्या सीख ले सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, पूरी बस इसी पे है। ये बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक वो है ना, व्यवहारिक वो है। कोशिश किया है मैंने इस बार, इसमें क्या किया, बहुत सारी कहानियां देने की कोशिश किया। कुछ कहानियां न्यूज़पेपर में मिली, कुछ कहानियां यहाँ पे मिली, तो हमने टॉपिक को केवल किस्से कहानी में बताने का प्रयास किया। क्योंकि जब हम लिख रहे हैं, हमारे सामने दिक्कत यह है कि जब हम किताब लिख रहे थे या बना रहे थे, उस समय पे अभी तक उसमें कोई कंटेंट आया नहीं है, तो हमें किसी का टीपने का मौका मिला ही नहीं है ना। क्योंकि बाकी वाले सिलेबस आएंगी किताबें तो हमारे लिख लेंगे, उसके आसपास तो थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट कर लेंगे। जब हम इसको लिख रहे थे तो ऐसा कोई टॉपिक था ही नहीं सिलेबस में, तो हमने उसमें कुछ इनोवेशन किया है। अगला सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, कि क्रियान्वयन कैसे होते हैं प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, उसको सफलता कैसे सुनिश्चित करेंगे। तो सरकारी योजनाएं क्या होती है, उनके विभिन्न प्रकार, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे करेंगे और उसके क्रियान्वयन की क्या रणनीति होगी, ये एक टॉपिक है
जो आपको एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद करना होता है। तो सरकारी योजनाओं के प्रकार क्या होता है, क्रियान्वयन क्या होते हैं और क्रियान्वयन की क्या क्या रणनीतियां होती है, ये आपको यहाँ पे देखना है। इसका टाइप और इसका एग्जीक्यूशन को आपको यहाँ पे देखना है। टाइप और एग्जीक्यूशन को आप देखेंगे। उसके बाद आपका जो आता है, अगला आता है, ये सिलेबस में कुछ रेंडम मुद्दे यहाँ पे उठा के डाल दिए। रेंडम मुद्दे जिनकी आपको जानकारी होना चाहिए, जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे सिटीजन सेंस, एक नागरिक आप देश के हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे इंस्टीट्यूशन लॉयल्टी, इंस्टीट्यूशन लॉयल्टी, कोई संस्था में आप जा रहे हैं तो उसके प्रति क्या लॉयल्टी रखना चाहिए। यातायात प्रबंधन, किन यातायात नियमों का पालन हमको करना चाहिए। नशाखोरी, कि नशाखोरी की समस्या क्या। तो ये सब इंडिविजुअल टॉपिक है। बेसिक जानकारी क्या है, क्यों होना चाहिए, इसके प्रति एक अपना नजरिया, क्या समस्याएं हैं, क्या अपन बेहतर कर सकते हैं। जैसे इंदौर वालों के लिए नाइट कल्चर, मध्य प्रदेश में भी अब चालू हुआ है ना, नाइट कल्चर की अवधारणा, नाइट कल्चर से क्या समस्या, क्या समाधान। तो ये रैंडम टॉपिक आपको दिए हैं, इनके अर्थ और इनकी बेसिक अवधारणा आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ इनके कोई डाटा अगर हो, करंट पता हो, जैसे इंदौर में कितने क्राइम बढ़े हैं या मध्य प्रदेश में सरकार लागू करे तो जीडीपी में कितनी वृद्धि होगी, वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या था, एक पूरा वो है। इसी के आधार पर केस स्टडी मैंने बना दी थी। ये उसी समय पे इंदौर में चल रहा था। इंदौर में आपने साथ चुनाव के समय पे, चुनाव के कुछ दिनों बाद नाइट कल्चर की बात जो इंदौर में होती थी, तो नाइट कल्चर की बात को यहाँ पे देखा। भाई इंदौर में नाइट कल्चर की शुरुआत की गई, जो इंदौर में एबी रोड है उसके दोनों तरफ 100 मीटर में। बाद में क्या है कि शराब की दूसरा दुकानें, रेस्टोरेंट आदि खुले हुए हैं, तो वहां पे लगातार नशे की हालत में वीडियो वायरल हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये नाइट कल्चर क्या होता है, नाइट कल्चर में क्या समस्या है और इसकी क्या विशेषता है, इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये इंदौर के नाइट कल्चर को, मतलब इसी में से कहीं ना कहीं एक केस स्टडी आएगी। केस स्टडी एक की आएगी, चारों टॉपिक में से किसी भी एक टॉपिक से रेंडम केस स्टडी आ सकती है। तो ये जो था वो मेरी तरफ से मेरा टॉपिक था। अब आपको धीरेन सर आएंगे और वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ में आपको डाल दूंगा। धीरेन सर सोशियोलॉजी करेंगे और इसका बाकी हिस्सा करेंगे। कल अपन अगली यूनिट करेंगे, शायद हमारा नए सिलेबस में सारा हो गया। कल पेपर 3 का पार्ट ए साइंस टेक, पार्ट बी साइंस टेक वाला और पॉलिटी वाला कल हम कंटिन्यू करेंगे ना। अभी चलते रहेगा, बाकी पढ़ाई फिर आपको अपनी अपनी जैसे आप कर रहे हो उसको करते रहना और इसको आगे बढ़ाते रहना।